नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग आधुनिक काल खंड से गद्य खंड को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आप लोगों को एक बार पहले याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में आधुनिक काल काव्य खंड से संबंधित कुछ प्रकरण देखे थे और हमने ये भी बात कहा था कि इसके बाद जब समाप्त होगा काव्य खंड तो उसके बाद गद्य खंड पर बात करेंगे और इसमें जो भी प्रकरण आएंगे आपके उनको एक एक करके पढ़ेंगे। जो भी प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान है, तृतीय चतुर्थ उत्थान, सबको बारी बारी से करके और उनमें जो जो प्रकरण है सब पे बात करेंगे। तो चलिए, ये प्रकरण पहला है जिसमें हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे गद्य का विकास का, कैसे क्या और किस तरह हुआ शुक्ल जी के अनुसार। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पंक्ति है इसमें, पहले हम लोग इस प्रकरण के बारे में देख लेंगे चीज़ें कि क्या क्या है इस प्रकरण में। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकरण फर्स्ट में आधुनिक काल से पहले के गद्य पर शुक्ल जी द्वारा विचार किया गया है। पूर्वा आधुनिक गद्य के मुख्यतः दो रूप मिलते थे, ब्रजभाषा गद्य एवं खड़ी बोली का गद्य। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि खड़ी बोली गद्य का विवेचन करने के क्रम में खड़ी बोली के विकास पर विचार करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा नीति एवं शिक्षा की भाषा, अदालत की भाषा, पत्रकारिता और हिंदी उर्दू विवाद को प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने हिंदी उर्दू विवाद को रखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट है कि आधुनिक काल तक साहित्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही थी, तो ऐसे में गद्य की पुरानी रचनाओं का ब्रज में भाषा में होना स्वाभाविक ही था। गद्य की रचनाएं संख्या में कम ही रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्ल जी ब्रज भाषा गद्य का विवेचन रचनाकारों के माध्यम से इस क्रम में किया है, जैसे विठलनाथ जी, नाभादास जी और वैकुंठमणि शुक्ल और सुरति मिश्र। तो ये उनका क्रम है। उसके बाद ब्रज भाषा गद्य का आरंभिक रूप नाथ पंथ से संबंधित गद्य में सॉरी ग्रंथ में 1400 के आसपास मिलता है। तत्पश्चात मुख्य रूप से ब्रज भाषा का संबंध भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा से रहा। ठीक है, आइए हम लोग अब क्या करेंगे इसके बाद कि कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े जो ग्रंथ है उनके विषय में थोड़ा बात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जुड़े जो ग्रंथ के संबंध में कुछ बातें हैं। जो जैसे सबसे पहला है कि कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े ग्रंथों में मुख्य जो है, पहला है विठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन। दूसरा जो ग्रंथ है 84 वैष्णवों की वार्ता। तीसरा जो है श्री कृष्ण ग्रंथ से जो जुड़े हैं कृष्ण भक्ति शाखा से। तीसरा है 252 वैष्णवों की वार्ता। उसके बाद जो आता है प्रथम पुस्तक के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि यह गद्य परिमार्जित और अव्यवस्थित है। नेक्स्ट है कि वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित वार्ताओं में वैष्णव भक्तों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से कथाएं नहीं लिखी गई है। और आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है आगे कि दोनों वार्ता ग्रंथों के रचयिता के तौर पर गोकुलनाथ का नाम प्रख्यात है, किंतु शुक्ल जी 84 वैष्णव की वार्ता को उनके किसी शिष्य की तथा 252 वैष्णवों की वार्ता को औरंगजेब के समय की रचना मानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका मतलब ब्रजभाषा गद्य का जैसा परिकृष्ट और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा है, वैसा आगे चलकर काव्यों की टीकाओं आदि में थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता है। वह बहुत ही अव्यवस्थित और अशक्त था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देख सकते हैं आप लोग, और जो लास्ट है कि इस प्रकार की ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती है, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता है, साहित्य की रचना पद में ही होती है। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की ईश्वरमती के शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ न ही ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ
समय तक दो प्रकार के गद की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती, अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार भी शिष्ट भाषा होकर गद के नए मैदान में दौड़ लगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। आइए अब हम लोग खड़ी बोली के संदर्भ में कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे इसमें जो सबसे पहली पंक्ति है खड़ी बोली के संदर्भ में, कि देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पहाड़ी शहरों पंचाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानी चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर जाने लगे थे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदी व्यापारी जातियाँ जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगे। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा भी खड़ी बोली भी लगी चलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूर्व के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मूसियों की उर्दू ए मुल्ला नहीं, यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाड़ से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अतः कुछ लोगों का यह भी कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उनका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई। शुद्ध भ्रम या अज्ञान। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद में ही रहा, ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे प्रांतों की बोलियां साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी और उस अब भी बनी हुई साहित्य में कभी कभी उसका व्यवहार होता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोज के समय लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक अनेक पदों में मिलती है। आगे है कि भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण संतों ने अपनी भाषा सुधुकड़ी में खड़ी बोली का प्रयोग किया। और लास्ट है कि अकबर के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं खड़ी बोली से संबंधित। आइए आगे भी देखते हैं। देखिए कि जब अंग्रेजों की ओर पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, ये उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुखलाल की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली और अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू का साहित्य पद में ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण की सफलता की संभावना दिखाई पड़ी सॉरी। और आगे देखिए अगला जो पॉइंट है कि खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं और वो कौन कौन है, आइए उनका नाम देखते हैं। जैसे कि पहला नाम है मुंशी सदासुखलाल, जिनको नियाज भी कहते हैं। दूसरा है सैयद इंसा
अल्लाह खां, और नेक्स्ट है लल्लू लाल, और जो 4 नंबर है सदन लाल मिश्र या सदन मिश्र। ये चारों लेखक 1860 के आसपास हुए, और इनके संबंध में आचार्य शुक्ल के मत आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं ईसाई धर्म प्रचारक के संबंध में कुछ चीज़ें। जैसे 19वीं सदी में आरंभ से ही ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां हिंदुस्तान में बढ़ने लगी थी। अपने धर्म प्रचार हेतु पुस्तकों आदि की रचना, इनका संबंध हिंदी साहित्य से भी रहा। नेक्स्ट है कि 1803 के आसपास गद्य के प्रवर्तन का लाभ ईसाई धर्म प्रचारकों ने उठाया। उन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद आदि के साथ अन्य गद्य पुस्तकों की रचना की। इनकी भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल जी के कुछ मत है, आइए देखते हैं। जैसे पहला क्या है कि इन अनुवादकों ने सदा सुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को भी आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यह सूचित होता है कि फारसी अरबी में मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को अवश्य दिखाई पड़ा। आगे हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म प्रचार वाला जो पॉइंट है इसमें, कि ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए, और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे गए हैं। उनकी भाषा सदा सुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली। उनमें जो कुछ भी लक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अंग्रेजी की शिक्षा के लिए खुले स्कूलों कॉलेजों में अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी चलती थी, अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकें तैयार करने भी इनका योगदान रहा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सारांश यह है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत योग रहा है, और शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग हिंदी उर्दू विवाद के संबंध में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। जैसे पहला पॉइंट है कि हिंदी उर्दू विवाद तब तक तूल पड़ने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक काल के आरंभ में शिष्ट समाज में दो तरह की भाषा प्रचलित थी। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में अंग्रेजी राज स्थापित होने के साथ जब शिक्षा नीति बनाने का प्रश्न उठा तो देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय लोगों को न था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता तो संस्कृत या अरबी पर। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया कि पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की अंत में संवत 1892 के कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का प्रस्ताव पास कर दिया, और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अब ध्यान अदालत की भाषा की ओर गया, जो मुगलों के समय से ही फारसी चली आ रही थी। 1893 में इसे देश की प्रचलित भाषाओं से बदलने का आदेश दिया गया, किंतु मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात 1894 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। आगे है इसी में कि इससे जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना अवश्य हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी, और उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी समय हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्म भाव से है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इस
बीच हिंदी के हितैषी राजा शिव प्रसाद सिंह ने इधर उधर दूसरी भाषाओं में पत्र निकलते देख संवत 1902 में बनारस अखबार निकाला, पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नवशिक्षितों में मिल सकते थे, जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई, यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुधरी हुई भाषा को लेकर काशी से ही सुधाकर ये पत्र संवत 1907 में निकला, किंतु जल्द ही बंद हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ से पहले ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। जब अंग्रेज सरकार का ध्यान देसी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी, हिंदी को अदालतों से निकलवाने से मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए अवश्य रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया, यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को भी अपना विचार छोड़ना पड़ा। आगे हम लोग देखेंगे आगे जो पॉइंट है कि हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। 1911 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाकुलर हिंदू स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी न हो पाए। और विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। और आगे देखिए आगे है कि वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने के लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग के सैयद अहमद खां। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्षों तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गारसा दत्तासी ने भी फ्रांस में बैठे वैसे ही झगड़े का योग दिया। वे अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा, तब सर सैयद खां, जो अंग्रेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध में और बल लाने की मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है, जो बुतपश्त, और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेजी मजहबी शिक्षा दोनों शामी और पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। जिस गारसा दत्तासी ने 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना अवश्य समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। वहीं गारसा दत्तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खां की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। आगे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचातान आरंभ हुई। इसी खींचातान के समय में राजा लक्ष्मण और शिव प्रसाद सिंह मैदान में आए। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने प्रकरण नंबर फर्स्ट में सामान्य परिचय को देखा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने खड़ी बोली और तमाम ईसाई धर्म प्रचारक और भी कुछ चीज़ें देखी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आधुनिक काल
गद्य खंड में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 2 पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय उत्थान, इस तरह करके एक एक चीज़ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।